रिगार्डिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन जम्मू एंड कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दो पार्टी है। पीडीपी इज फाउंडेड आई थिंक इज बाय मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो इंडियन पॉलिटिशियन थे, चीफ मिनिस्टर भी थे जम्मू कश्मीर के और होम मिनिस्टर भी थे 1991 वीपी सिंह के समय के। एंड उनकी बेटी है अपनी महमा मुफ्ती। और दूसरा पार्टी जो एनसी है, इट इज शेख अब्दुल्लास पार्टी, और उनके बेटे फिर फारूक अब्दुल्ला। और आप ये भी बता सकते हैं कि ये वही मुफ्ती, यही है वो महबूबा मुफ्ती जो एक बार किडनैप कर ली गई थी नहीं सर, ये नहीं और है। फिर टेररिस्ट को इनकी बहन रिलीज, थी। ये वो नहीं है? इसकी बहन थी अच्छा, सर। इनकी बहन थी। हाँ ओके। सर, जो ओके ओके, 1990 में थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन। Yes, sir। ओके। तो 1990 में जब कश्मीर सेपरेटिज्म चल रहा था, 1990s में इंसर्जेंसी था, हाइटेड इंसर्जेंसी था 1990s में। तब महमूदा मुफ्ती की अपनी बहन थी, तो वो किडनैप हो गए थे। तो फिर उसके बाद कुछ कुछ टेररिस्ट को छोड़ा गया था। तो इट वाज द डार्केस्ट फेज इन जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स। रिगार्डिंग द धारावी रिवैम्प, तो ऐसे टर्मोइल है कि 23,000 करोड़ जो धारावी लैंडस्केप है, इसको एक तरह से रेगुलेट किया जा रहा है और इसको और अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अडानी, जो बिजनेसमैन है। तो इसी कारण मार्च किया जा रहा है बाय द प्रेशर ग्रुप, शिवसेना और बाकी सब कि लोगों दे लोगों आर। का हाँ। मानना ये हम्म। कि इट इज सपोर्टिंग क्रोनी यस। कैपिटलिज्म। उनका वेलफेयर का क्या, वो इतने सालों से वहां रह रहे हैं और दिल बी शिफ्टेड टू एन एरिया विच इज 10 किलोमीटर्स अवे। उनकी लाइवलीहुड पूरी जिंदगी उन्होंने वहां निकाली है। सो दे व्यू इट फ्रॉम द लेंस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। हम्म। यस यस। तो धारावी को रेगुलेट करने के धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी एंड द स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी, तो हर जगह ऐसा होता है। तो उड़ीसा में भी ऐसा होता है, फिर झारखंड में भी है, उड़ीसा में जग्गा मिशन है, उसके बाद फिर यूपी में भी है। दिल्ली में भी एक ऊपर पड़े थे कि जो पीएम उदय, सीएम उदय स्कीम था, उसमें उसमें भी था एक तरह से रीडेवलपमेंट ऑफ द स्लम्स। तो धारावी रीडेवलपमेंट की बात हो रहा है कि लोग को वहां से हटाया जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, और एक जगह उनको 500 स्क्वायर फीट का हाउसेस दिया जाएगा फॉर द धारावी रेसिडेंसी। तो ऐसा पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि क्या वो सस्टेनेबल उनके लिए है, उन जो लगातार लोग रह रहे हैं उनके हिसाब से लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है, सैनिटेशन मिलेगा, हेल्थ केयर मिलेगा। तो एक पता लग नहीं सका है, तो इसी कारण प्रोटेस्ट है। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल मानसी कॉल द धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो स्पेशल स्पेशल। पर्पस व्हीकल ओनली फॉर दिस पर्पस, इसी एरिया के लिए इट वुड बी वर्किंग। सो एक बॉडी, एक इंस्टीट्यूशन बॉडी हम बोल सकते हैं इज मेड, जिसको हम स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। ठीक है। तो प्लान क्या है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कि इट विल हैव द comprehensive इंफॉर्मेशन अबाउट द रिहैबिलिटेशन बिल्डिंग। उसके बाद फिर पब्लिक एमिनिटीज दिया जाएगा, स्कूल, एजुकेशन, हॉस्पिटल, गार्डन, प्लेग्राउंड सब रहेगा। तो सुनने में अच्छा लग रहा है, क्या इम्प्लीमेंट कैसे होगा इस पर ही प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या अडानी कर पाएंगे इस पर? ये बात है क्या? रीडेवलपमेंट की, तो रीडेवलपमेंट में जो लोग वहां रह रहे हैं उनको क्या वहीं पे उन्हीं एरिया में उनको ऑक्यूपेशन दिया जाएगा आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड? तो वो नो। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन है। ऐसे तो नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो प्लांट का दाम ज़्यादा है। अडानी वुड भी इतना सारा पैसा अगर वो लगा रहा है एंड अगर प्रॉफिटेबल इन होना लोगों चाहिए। को डायरेक्ट मिल रहा है, हाँ, तो ये एक सीएसआर का पार्ट हो सकता था। बट 23,000 दिल करोड़ रुपये CSR बहुत ज़्यादा होता है, इतना हो ही सकता है। 2 करोड़ रुपया खर्च नहीं करता है कंपनी नहीं, अपना। कुछ पार्ट हो सकता था, कुछ एरिया कुछ और तरीके से हो सकता था। तो दिस इज नॉट कॉल्ड रीडेवलपमेंट एक्चुअल सेंस में भी से, दिस पीपल वुड बी रीलोकेटेड टू अ डिफरेंट लोकेशन। हाँ, तो ये अगर देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि एक तो जो, और एक तरह से, क्योंकि हर सिटी, हर एक कंट्री में जब C40 अलायंस का बात करें सिटीज़ में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है,
क्योंकि वो प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आसपास में ग्रोथ भी हो रहा है, तो और उनके पास एक सैनिटेशन ढंग से नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो अगर इसको दिया जा रहा है तो अपने घर अगर नहीं बना सकते तो दिया भी जा रहा है, तो एक कंसर्न है। तो तभी सॉल्व हो पाएगा जब अभी दोनों जो का है स्टेक वो होल्डर कमिटमेंट होगा। प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता था, बिकॉज ये जो पूरा एरिया है धारावी स्लम का, दिस इज अ मेजर हब फॉर एमएसएमई इंडस्ट्रीज आल्सो, सो उनका भी डिस्ट्रक्शन होगा साथ में। हम्म। तो एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ था 2000, आफ्टर 2000 के समय में, और मोबाइल फ़ोन पहली बार आया था 2007-8-6 के आसपास में, टच स्क्रीन। तो 1982 में निमिष मेहता, जो इंडियन है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में डेवलप द टच स्क्रीन दैट कुड सेंस टू टचेस एट द सेम टाइम। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब जगह इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ, और पहली बार ट्रांसपेरेंट टच स्क्रीन सिस्टम आया 2000 के अंदर। वही बात है कि फिर रिमोटली नॉर्मल कंप्यूटर। हाँ, टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स होते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी, साइंस की कौन सी टेक्नोलॉजी पे वो एक्चुअली वर्क करते हैं, टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स? जैसे साइंस का टेक्नोलॉजी लाइक कोई मतलब। science का कॉन्सेप्ट कुछ होगा ना कि हाउ दे आर वर्किंग, टच हाँ, स्क्रीन तो करने इसमें से बता द रहे, स्क्रीन तो फिर मोबाइल फोन इज वर्किंग। इसमें लिखा हुआ है टच स्क्रीन जो है हम्म। कैप्टिव टच स्क्रीन उसको बोलते हैं। स्मार्टफोन होता है, इंफॉर्मेशन अप्लायंस होता है, उसके अंदर में ग्रिड और कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर पहले जो डब्बा लगा रहता है ना, जो ट्रांसफार्मर के बगल में गोल गोल रहता है, तो कैपेसिटर हो गया। लेकिन इसके जो कैपेसिटर होता है माइक्रो होता है, बहुत ज़्यादा। तो दोनों एयर गैप होता है, दो प्लेट के बीच में एयर गैप होता है। जैसे आप टच करते हो तो गैप कम होता है और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्रोड्यूस होता है वहाँ पर, फ्लो कर जाता है। जब से फ्लो करता है तो आपको लगता है कि वो जगह पर टच हुआ है, तो वो जगह पर काम करना चाहिए। ऐसे ही फ्लो करते हैं करंट। तो दे डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रिक ओके। फील्ड बिटवीन द टू पॉइंट। सेंसर्स लोकेटेड होता है एज से, वो पता लग सकता है कहाँ पर टच हुआ है, क्योंकि जैसे टच किए तो एयर गैप कम हो गया और फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गया। तो ये दो। बेसिकली कैपेसिटिव सेंसर्स होते हैं, और ये मेडिकल डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं उसमें भी होते हैं, उसमें भी यूज होते हैं। तो ऑप्टिकल इनपुट और अक्यूस्टिक वेव सब में यूज होता है। तो कैप्टिक दो टाइप का होता है। तो टच स्क्रीन फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या है टच स्क्रीन का? तो अभी स्मार्ट वॉच का बात होता है, स्मॉल स्क्रीन, मशीन लर्निंग अप्रोच, एक्सेट्रा। हर जगह टच स्क्रीन यूज हो रहा है। आजकल ईयरफोन में टच स्क्रीन है, हेडसेट में भी है। तो ये ले लो मानसी एक बार, इंडो पाकिस्तान 1971 वॉर क्विज। हम्म। एक बार नीचे स्क्रॉल डाउन करो। कल का ले लेते तो तो इसमें लिखा हुआ अरबिंदो घोष, 26 जनवरी 1930, बाल गंगाधर सॉरी। तिलक, भगत सिंह, HSR से। ककरो ओके। ककोरी तो कॉन्स्पिरेसी, ककोरी कॉन्स्पिरेसी, राम काकोरी। प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह। ये ले So लेते। question one is, the war began with an operation by the Pakistani Air Force that launched preemptive strikes forward basin. So this was Operation Searchlight. इंडो बांग्लादेश वॉर का 1971 में, आई थिंक यही बात हो रही है यहाँ पर। ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ था मार्च के समय में, 14 मार्च के आसपास 1971। इट फोर्स। वॉज टारगेटेड अगेंस्ट द बांग्लादेशी पीपल, ऑपरेशन सर्चलाइट। ये वाला सेकंड पढ़ो, मैं देख लेता हूँ फर्स्ट वन आई थिंक ये एग्जैक्टली। उसी ऑपरेशन की बात हो रही है, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है वॉर बिगैन विद एन ऑपरेशन। कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। And the question two is, this was the guerrilla resistance movement consisting of the Bangladeshi military, paramilitary and civilians during the Bangladeshi Liberation War. Name the movement. Um, sir, I know this, but मैं इसका नाम exactly call नहीं कर पा रही हूँ. मुक्ति वाहिनी। हाँ, मुक्ति वाहिनी. Yes, guerrilla resistance movement. Question three is, Operation Trident was an offensive operation launched by the Indian Navy in Karachi during the war. This operation saw the first use of this missile in combat. Name the type of the missile. To mark the victory of this operation, a day is observed on December 4. What is it? Operation Trident. Uh, December 4 is celebrated as Navy Day in ट्रू। India. And type of missile. मिसाइल देखना पड़ेगा। हाँ. तो पहला वाला का Name the आंसर type. ऑपरेशन चेंगिस खान। It was a code name assigned to the preemptive strike carried out by Pakistan Air Force on the forward air bases against the Indian Air Force's radar location। वहां से फिर स्टार्ट हो गया इंडियन इंडो पाक वॉर।
कांग्रेस चेंगिस खान। Okay. Question 4. On December 9, Pakistan sank an Indian warship, inflicting 194 Indian casualties, and this attack was the first submarine kill since World War II. Name the warship. ये भी exactly नहीं पता. ये मूवी बना है इसके ऊपर में। पीपा INS खुखरी। नहीं, वॉरशिप पूछा है तो पीपा पे है ना मूवी, तो इज ऑन दैट पीपा इज अ एम्फेसिस। टैंक। हाँ जी, पीपा वाटर इज अ टैंक। टैंक, हाँ वो तो गरीबपुर बैटल के ऊपर है, बट आई थिंक दिस पीएनएस इज सर, वेरी इंपॉर्टेंट। वॉरशिप पूछा गाजी है। है सर, ऐसे आई थिंक INS गाजी है सर, पीएनएस गाजी मतलब आप कह रहे हैं सबमरीन। टैंक इन इंडियन वॉरशिप, यार इंडियन वॉरशिप गाजी कैसे हो जाएगा? दिस अटैक वाज द फर्स्ट सबमरीन किल सिंस वर्ल्ड वॉर टू। इंडियन वॉरशिप गाजी कैसे हो जाएगा? इंडियन वॉरशिप का वॉरशिप नाम गाजी नहीं। हुआ था। हाँ, तो वॉरशिप का नाम पूछा है ना, सबमरीन से अटैक हुआ प्लीज था चेक, वॉरशिप। प्लीज चेक। हाँ INS जी, खुखरी, आई बिलीव इट मस्ट बी। हाँ जी सर। क्वेश्चन 5 एज अ हाँ चल, रिजल्ट। पोखरी Yes, सर। sir, it is INS Kukri. फिर Question 5. As a result of the war, East Pakistan became an independent country, Bangladesh, who went on to become the first president of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. हम्म, Sheikh first president of Bangladesh. ये कौन है? So, I think Sam Manekshaw. सामान्य सुनिए। नहीं, मेरे को नाम नहीं पता है। इंडियन आर्मी जनरल। इसको बोलते हैं ना नियाजी, सब चिढ़ाता है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को, तो भी नियाजी है, राइट वाला, AK नियाजी। और इसमें जगजीत सिंह अरोड़ा है, जगजीत सिंह अरोड़ा। पीछे में JFK जैकब है, जो क्रिश्चियन थे, तो इसमें बोला जाता है क्रिश्चियन, एक सिख और एक पारसी। सैम मैनेसो जनरल थे उसमें। तो जगजीत सिंह अरोड़ा ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ये सरेंडर होगा ये बाय द पाकिस्तान फोर्सेस 1971। हम्म। ये ले लो एक बार। When women MPs, okay, women MPs of BJP seek more time to discuss criminal law bills. So the bills they have been re-examined. फिर से इसमें रिफॉर्म की बात की जा रही है जो, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकोलोनाइजेशन जो हम IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट फॉलो करते आ रहे थे। तो यहाँ पे यही इशू है, लाइक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म जो किया गया, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट में इट हैज बीन ब्रॉडन, एंड उसमें इकोनॉमिक अगर कोई इम्पैक्ट होते हैं, इंडिया के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट होता है, तो दैट वुड आल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ टेररिस्ट एक्ट। नेम द थ्री बिल्स: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल एंड दी भारतीय साक्ष्य बिल। इम्पोर्टेंट अपोजिशन पार्टी बीजू जनता दल कहाँ पे है? उड़ीसा में। AIADMK, DMK और तमिलनाडु। AIADMK तमिलनाडु। YSRCP मानसी आई थिंक ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है। राइतू कांग्रेस पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी। यूपी। आम आदमी पार्टी पता है। नेशनल से दिल्ली। कॉन्फ्रेंस, नेशनल जम्मू एंड कॉन्फ्रेंस। कश्मीर। NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये भी जम्मू एंड कश्मीर। NCP। NCP सुप्रिया सुले, ये उनकी बेटी है, महाराष्ट्र। BJP के जो प्रमुख। महाराष्ट्र। तो ISA, इंडियन साइंस कल्टीवेशन एसोसिएशन, इट इज अंडर द DST। ऑटोनॉमी है लेकिन DST उनको फंड करता है, ऑटोनॉमस बॉडी। इट गेट्स पब्लिक फंड फ्रॉम द DST। ये पहला पेज में आई डिस्कस किया। बिलीव इट मस्ट बी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टिवेशन, फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंसेज होना चाहिए ना? जैसे इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है। हाँ जी, ओके, इंडियन साइंस कांग्रेस, ओके। साइंस कांग्रेस। हम्म,
मल्लिकार्जुन खड़गे एज अ इंडियाज ब्लॉक प्राइम मिनिस्टर फेस, कल डिसाइड हुआ था इंडिया अलायंस का। प्रोजेक्टेड टू बी कांग्रेस प्रेसिडेंट एज द फर्स्ट इंडिया दलित प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा बोलना सही रहेगा मानसी? फर्स्ट इंडिया, इंडियाज फर्स्ट दलित प्राइम मिनिस्टर। वो तो प्राइम मिनिस्टर सबके लिए है, लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है कि दलित प्राइम मिनिस्टर, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, वीमेन प्राइम मिनिस्टर सबके लिए होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी, यहाँ पे जैसे दलित या ओबीसी या ट्राइबल ये बोला जाता है, तो इसको हम जनरली सिंबॉलिकली भी देख सकते हैं। इसको इसको हम वोट वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज नहीं कर सकते। बट मतलब आफ्टर द इलेक्शंस आप जब सिलेक्ट कर रहे हो कैंडिडेट को, तब आप बोल रहे हो कि फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर है, सेकंड ट्राइबल चीफ मिनिस्टर है, एंड बिफोर द इलेक्शंस आप इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आई डोंट गो बाय दैट थिंग। इसका बस यही है कि ये सिर्फ, जो बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन ये, सोसाइटी का है वो पहली बार दलित प्राइम मिनिस्टर का था, इसलिए बोला जाता है सिर्फ फर्स्ट विमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो श्री द्रौपदी मुर्मू जी, तो वैसे उनको बोला जा रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी वो दिखाने के लिए ऐसे बोला नहीं, जाता लेकिन है। आप यहाँ पे सर कास्ट बेसिस पे कर आप रहे कुछ हो ना, दलित बोल के, तो वो नहीं, भी बिफोर रिप्रेजेंटेशन दलित। दिखा रहा है ना कि ये हर जगह मतलब रिप्रेजेंट करता है, इसलिए क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी है ना बाकी सब, इसलिए ऐसा कभी नहीं बोल सकते रिप्रेजेंटेशन तो फर्स्ट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर या देखो, फर्स्ट राजपूत प्राइम मिनिस्टर, कभी नहीं बोल सकते। तो वो एक तरह से ऐसा बोला जाता है, यही कारण। सर आप कुछ बोल रहे थे? ऑन ट्रैक की मूविंग। तो इसमें और बताओ मानसी, इसमें कि जेडीयू, जेडीएस फ्रॉम राजस्थान, ओ सॉरी, बिहार। आरजेडी, आरजेडी इज आल्सो बिहार। जेएमएम, शिव, जेएमएम नहीं पता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड झारखंड। मुक्ति मोर्चा। आरजेडी बोले शिवसेना, पता है तो वहीं पर। हम्म। ठीक है। यहाँ पे सीपीआईएम लिखा हुआ है, बट सीपीआईएम इज अ बैंड पॉलिटिकल पार्टी, तो सीपी वो भी मो है, एक वो पार्टी है। बैंड है, सीपीआईएम हो गया मार्क्सिस्ट। हाँ, तो दिस इज आल्सो बैंड अंडर नो, यूएपीए एक्ट। सीपीआईएम मार्क्सिस्ट बैंड नहीं हो सकता। आप कौन सा कह रहे हो, विच वन इज बैंड? मॉइस्ट मॉइस्ट, हाँ, मार्क्सिस्ट तो रहेगा ना, मॉइस्ट। लेनिन मार्क्सिस्ट तो रहेगा ही। एक सीपीआई हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक और हाँ, सीपी लेनिन एंड मार्क्सिस्ट हो गया, अच्छा, एक और दिस इज सीपीआई मार्क्स और मॉइस्ट हो गया। मार्क्सिस्ट। तो हम्म। मॉइस्ट इज बैंड। ठीक। मॉइस्ट इज बैंड अंडर यूएपीए। तो रेड सी के हिसाब से थ्रेट, शॉर्ट में बताओ कि आगे बढ़, कल भी डिस्कस किए थे इसको। आप क्या बोल रहे हो, रेड सी? थ्रेट क्यों मैरिटाइम डिस्कस, नीतिन आयोग कॉल्स मोदी टू डिस्कस मैरिटाइम थ्रेट इन रेड सी। रेड सी में वी हैव सीन रिसेंटली हूथीज, करुणा येमेन बोलो। हूथी rebels, they have करुणा। बोला मानसी। Divya can answer this. We've discussed it a number of times. Prerna, please be quick. इंपॉर्टेंट है कि रेड सी है, ये कनेक्ट करता है अरेबियन सी और सुइज कैनाल के बीच में। तो ट्रेडिंग रूट है सबसे ज़्यादा इंडिया में, 15% ऑफ द ऑयल ट्रेड, 40%, और वो हाँ 40% oil 40%, हाँ trade happen this route। आता है। तो रिसेंटली यमन के जो हूथी रेबल्स है उन्होंने अटैक हाँ किया है, तो इसकी वजह से द ट्रेड इज नॉट पॉसिबल थ्रू दिस रूट, रेड सी और स्वेज कैनाल के थ्रू। So we have discussed important geographical locations. We have talked about Strait of Hormuz, Bab el-Mandeb Strait, and Suez Canal की बात करी थी, Red Sea. Apart from this, Horn of Africa is important, and Gulf of Aqaba. यस। तो लंपी स्किन डिजीज, जैसे हम लोग फूट एंड माउथ डिजीज का बात करते हैं, वर्कुलोसिस का बात करते हैं, वैसे लंपी स्किन डिजीजेस, द कैटल एंड बफेलो, मोर देन 2 लाख कैटल एंड बफेलो हैव डाइड इन 2022 एंड 2023, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बात कर रही है। तो उसके हिसाब से So एक, is it an example हाँ, of zoonotic disease नो, or epizootic? This is epizootic. एपिजोटिक, जूनोटिक नहीं है, क्योंकि आप दूध पी सकते हो, तो ऐसा आया था कि आपका लंपी स्किन डिजीज भी अगर है कोई भी है, तो ऐसे खतरा नहीं है ह्यूमन को उसमें।
तो इससे रिलेटेड एक वैक्सीन भी था, लिम्पो प्रो वैक्सीन। तो ये इम्पोर्टेंट। हम्म। तो ये बनाया गया है सिक्योर्ड वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विन हिसार टू मैन्युफैक्चर द इंडिजिनस होमोलॉजस लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइफ एटेन्यूएटेड LSD वैक्सीन क्या होता है मानसी? लाइव एटेन्यूएटेड। लाइव एटेन्यूएटेड, आई थिंक जो इस वायरस की वजह से ये डिजीज हो रहा है, लंपी स्किन डिजीज, वायरस और बैक्टीरिया, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे क्लियरली, वो दैट इज लाइवली प्रेजेंट इन दिस वैक्सीन। सो आपकी बॉडी, मतलब कैटल्स की बॉडी में जब ये वैक्सीन लगाई जाएगी तो वो फिर उसके बाद दे विल डेवलप द इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट। सो इसको थोड़ा कैप्रीपॉक्स ज्यादा। वायरस है, वायरस है ये, कैप्रीपॉक्स वायरस है। और एक तरह से बहुत ज़्यादा माइल्ड माइन्यूट मात्रा में, या बहुत लाइव एटेन्यूएटेड लाइव वायरस रहेगा, लेकिन बहुत एक तरह से वीकेंड रहेगा। तो उससे बॉडी के अंदर में जो T सेल है ना, वो एक काम करना स्टार्ट कर देगा और फिर एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा, इसलिए दिया था ये ले लो। States can borrow an extra rupees 2 lakh crores this fiscal year. So Central allows 22 states to raise additional borrowings for meeting the pension liabilities. तो दोनों ही चीजें प्रॉब्लम है, एक तो एडिशनल बोरोइंग जिससे स्टेट की लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी, सेकेंडली इट वुड बी मेट फॉर दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द पेंशन। So this is something which we say is not desirable, but again, because of the shortfall in the revenues of the states, we have seen ki kuch states ne concerns raised kiye, like Kerala and Telangana, ki they are more closer towards financial crisis in their states because the center, there is some issue regarding the financial devolution of the funds between center and the states. सो बोरोइंग लीवे, बट अगेन यहाँ पे अल्टीमेटली बात ये आती है फिस्कल प्रूडेंस, आप कैसे फिस्कली मैनेज करोगे चीजों को। अभी तो शॉर्ट टर्म में इट वुड अपीयर गुड कि आपका बर्डन कम होता हुआ दिखाई देगा, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से द बर्डन इज इंक्रीजिंग। एंड यहाँ पे जो हम टर्म यूज करते हैं वो इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, वहाँ पे वो इनइक्वालिटी ज्यादा क्रिएट करेगा। हम्म। तो एक और इसमें कि रिगार्डिंग द ई गवर्नेंस और ई सिटीजन चार्टर हो गया, उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं इसके एग्जांपल कि टैक्स पेयर कैन विड्रॉ द GST रिलेटेड केसेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, और वो जाके लॉन्च कर सकते हैं GST अपीलेट ट्रिब्यूनल टू स्पीड अप देयर आउटकम्स। तो एवरी स्टेट के अंदर में बेंचेस होता है ट्रिब्यूनल का, वो काम कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द कमर्शियल डीलिंग। एंड अमेंडमेंट आर बीइंग मूव्ड फॉर द सेटिंग ऑफ द GST ट्रिब्यूनल। उसमें एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट होगा, और दूसरा कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस है उसको कम होगा। तो एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं GST ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये रेलोवेंसी ऑल्टरनेटिव फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। आशिक, आई थिंक यू कैन कंटिन्यू। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मतलब है क्या ये एग्जैक्टली? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, एक और आपको डाइवर्सिफाइड ऑप्शन मिल जाता है, लाइक वी हैव द म्यूचुअल फंड्स। सो उन्हीं सिमिलर लाइंस पे ऑल्टरनेटिवली यू कैन इन्वेस्ट इन सर्टेन एरियाज जहाँ पे डायरेक्टली आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। एंड प्लस यहाँ पे इसके थ्रू, जैसे म्यूचुअल फंड्स में आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स, मतलब रेगुलर रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, हेयर यू हैव दैट ऑप्शन ऑल्सो। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया is the important institution for the procurement of food grains. NAFED is for pulses. FCI is for food grains, food grain, rice, wheat, etc. तो ओपन मार्केट सेल स्कीम ये किया जाता है टू हेल्प द कंज्यूमर टू लोअर द रिटेल प्राइसेस ऑफ राइस। उनके पास अपना प्रोक्योरमेंट होता है, तो स्टॉक होता है, अपना एक बफर स्टॉक होता है, तो कभी कभी बफर स्टॉक से ओपन मार्केट सेल किया जाता है, तो जो प्राइसेस है राइस का वो कम, वोलेटिलिटी ऑफ प्राइसेस। तो ओपन मार्केट स्केल इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रेड सी, हूथी रेबल्स, तो हूथी रेबल्स यमन, हमास, इसराइल, गाजा, उसके बाद हेजबोला लेबनान, फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, मानसी। Airports Authority of India, it looks into the maintenance and the infrastructure thing of the airports. So ये इनका important key function रहता है, and I think this is a statutory body. हाँ, So apart 1994 में बना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट मैनेजेस द एयरपोर्ट, डोमेस्टिक ऑल्सो, कस्टम एक्सेट्रा। और एक तरह से उड़ान स्कीम है। तो वो भी बात हो रही है कि जो ट्राइबल बेल्ट हो गए या नॉर्थ ईस्ट में हो गए, कहीं पर भी, वहाँ पर भी एयरपोर्ट बनाना जरूरी है। तो गगन प्रोजेक्ट ये एक तरह से डेवलप करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसरो। इट इज़ फॉर द ग्लोबल पोजिशनिंग पोजिशनिंग सिस्टम ऑफ द एयरक्राफ्ट, उसी के लिए हेल्प करने के लिए गगन। और देखना पड़ेगा क्या स्कीम है इससे रिलेटेड। इंपॉर्टेंट चेस प्लेयर इंडिया में डी गुकेश हाईएस्ट है रेटिंग इनका। अर्जुन एरिगासी, डिंग लेरन वर्ल्ड चैंपियन है, लेवन ओरिन। मेजरिंग साइंटिस्ट प्रोडक्टिविटी विथ नंबर्स अंडरमाइन साइंस। कमेंट, मानसी। measuring scientist productivity with numbers undermines the science. So ये कि जैसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, इट कैन नॉट बी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। तो साइंस में भी नंबर्स के ऊपर आप अगर परफॉर्मेंस को असेस करोगे तो दैट वुड बी समथिंग आर्टिफिशियल एंड नॉट जस्टिफाइड। साइंस में जो डेवलपमेंट हो रही है, जो आउटकम है, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है बाय साइंटिस्ट, तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो हमारी डेली लाइफ में जो इम्पैक्ट हुआ, आई थिंक उसको असेस करने, वो उसको मतलब एक्चुअली हम असेस भी नहीं कर सकते अगर बोले तो लिटरल सेंस में। तो आई थिंक वो ज्यादा कंसिडर किया जाना चाहिए, हाउ इट मेक्स थिंग्स मच मोर इजियर एंड सिंपल। तो इसमें इसे इसमें अच्छा दिया हुआ है, दो तीन एरियाज यहाँ पर दिया हुआ है। कि पहली बात है क्वांटिटेटिव डेटा, वो साइटेशन प्रोफाइल से आता है कि एक दूसरे को लोग कितने जानते हैं, तो एक दूसरे को पढ़ेंगे, साइटेट करेंगे तो उसका लेवल बढ़ जाता है। ऐसा होता है साइंटिफिक डिपार्टमेंट के अंदर में। दूसरा कि पता लग नहीं सकता है कि जो टाइमलाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है ना कोई बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है वो 20 साल का टाइमलाइन में चल रहा है, उसे पूछे तुमने क्या किया आज तक, तो कुछ नहीं किया। तो एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है, दो तीन एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है। तो आउटकम आउटपुट नहीं दिख रहा है ना उसका, तो इसलिए उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते ढंग से। दूसरा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आपका एक बुक पब्लिश किया है, लेकिन वो बुक इतना बार साइटेशन हो चुका है कि आपका वैल्यू बढ़ गया। कोई एक आदमी ज़्यादा बुक पब्लिश किया लेकिन साइटेशन कम है उसका, तो कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं उसकी। तो ये हो गया। तो दूसरा बात है कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो साइंटिफिक रीच होना चाहिए, कम्युनिटी सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, और एक तरह से कोलैबोरेशन होना चाहिए साइंटिफिक फील्ड के अंदर में। उसके हिसाब से जोड़ सकते हैं कि कौन साइंटिस्ट ज़्यादा है, बेहतर। लेकिन उससे भी डिपेंड करता है। तो साइंटिफिक रिसर्च में आप ज़्यादा डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते ऑन द क्वान्टिटेटिव बेस। हो सकता है कोई आदमी लगातार न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होगा, 50 साल तक एक ही चीज़ में काम कर रहा हो, बाद में पता चला कि क्या कंट्रीब्यूशन उसका। जेम्स वेब टेलीस्कोप, मानसी, उसका मेरे को मतलब। इसकी डिटेल्स पता नहीं है। जेम्स वेब टेलीस्कोप अगर यूजर्स की बात करें तो टू नो अबाउट द एक्सटेंडेड स्पेस, मेन पर्पस वो ये टू नो अबाउट द स्टार्स एंड एक्सोप्लैनेट्स। तो हबल टेलीस्कोप पहले था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसका एक दूसरा एक तरह से सेकंड वर्जन है जेम्स वेब टेलीस्कोप। और वो बात करते हैं कि बिग बैंग के पहले का जो लाइट है वो आ रहे हैं अपने तरफ आ रहे हैं, वो पता लगा सकता है, देख सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। 13 बिलियन ईयर्स का बोला जाता है ना स्पेस है, तो 12 बिलियन अराउंड देख सकते हैं एक तरह से। तो वो हो गया। फिर फेंटेस्ट और बहुत दूर से जो लाइट आ रहा है उसको भी स्टडी कर सकते हैं, बियॉन्ड एटमोसफेयर, बियॉन्ड एक्सो प्लानट, इसको देख सकते हैं।
तो माइक्रोन में भी बात कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम का अलग अलग स्पेक्ट्रम में कर सकता है ये काम जो पहले नहीं कर सकता हबल। हर एक स्पेक्ट्रम में काम कर सकता है ये। तो ये फर्क है। एंड ये कोलैबोरेशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडियन स्पेस एजेंसी एंड नासा के बीच में। एंड जो बिग बैंग की जो बिगिनिंग हुई थी एंड स्टार्स का जो एवोल्यूशन हुआ था, बेसिकली जो हबल है उसी का ही सक्सेसर है, एंड उन्हीं चीजों को स्टडी करेगा। हाँ। और आई से रिलेटेड जो हम लोग साइंस में ही पढ़ेंगे, तो रॉड एंड कॉन होता है। दो टाइप का सेल होता है। जो बीच में होता है वो एक तरह से रॉड होता है, और आई थिंक जो साइड में होता है वो कॉन होता है। जब लाइट सुबह जब देखते हैं तो रॉड ज़्यादा इल्यूमिनेट नहीं होता है, तो आपको दिखता है ज़्यादा अच्छे तरीके से। लेकिन जब रात होता है तो कौन अच्छे से दिखाता है। रॉड एंड कौन एक तरह का है जो डिटेल में ले सकते हैं ह्यूमन का, अगर पता होगा तो। बायोलॉजिकल है ये चीज़। मानसी। We can take this up later. Exact function rod and cons का क्या होता है? One is I think for light and one is for colors. अब कौन सा किसके लिए ये मेरे को नहीं पता है clearly. जो रॉड सेल होता है वो नाइट विजन के लिए होता है बेसिकली, कि रात के टाइम पे जो सेंसिटिविटी होती है लाइट की वो फील कर पाते हैं। हाँ, सही बात। रॉड डू नॉट हैव कलर विजन, कॉन्स केपेबल ऑफ कलर विजन होता है। रॉड हैव स्लो स्पेशल फील, मतलब देखने में थोड़ा स्पेस स्पेस कम दिखता है। कौन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेशल एक्विटी। रॉड मोस्टली इन द पेरिफेरल ऑफ आई, कौन इज मोस्टली इन द नियर ऑफ द फ्लोविया। तो यही होता है दो टाइप का रॉड एंड कॉन। हाईली सेंसिटिव टू द लाइट रॉड, कौन है नॉट सेंसिटिव टू द लाइट। Rods are responsible for the vision in low light condition. Cone are responsible for the vision in a higher light condition. So rod and cone. According to an Indian Express newspaper, Gyanvapi Mosque HC orders speedy trial. 1991 suit not barred by the law. Places of worship act does not define religious character, only conversion. तो ये कल ही बताया था कि ओपन इंटरप्रिटेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। वो बताते हैं कि जो चीज़ ऑलरेडी है उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर ऑलरेडी वो टेम्पल था तो कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको। तो ये एक तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इट इज ओपन कन्वर्ट इंटरप्रिटेशन इसका। वो बात करता है कि मैंडेट दैट नेचर ऑफ ऑल वर्शिप except Ram Janmabhoomi Babari Masjid that was under litigation shall maintained as it existed on August 15, 1947। और रिगार्डिंग द उत्तर काशी प्रोजेक्ट सिलकारा टनल में वो बात किया जा रहा है कि ऑलरेडी कॉस्ट टाइम ओवररन हो चुका है, तो सेपरेट नहीं कर सकते। Situation may not have arisen to the project of ruling out option separate escape it. Built to protect unauthorized colonies discussed in the Hindu newspaper। उसको शॉर्ट टर्म टाइमलाइन दिया जा रहा है कि आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर पीएम उदय योजना के अंदर में दिल्ली में, उसके बाद उसको रेगुलेट किया जाएगा अनऑथराइज कॉलोनीज को। तो अनऑथराइज कॉलोनीज ए पार्ट ऑफ द रैपिड अर्बनाइजेशन और अनप्लान अर्बनाइजेशन का, क्योंकि उस बाहर से लोग आते हैं, सेटल होते हैं और बनाना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट लुकिंग टू डिटेल रिगार्डिंग द सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटी और बाकी सब। ये ले लो मानसी।
एम्पावरिंग हरियाणा थ्रू स्पोर्ट्स। हरियाणा में क्या किया जा रहा है स्पोर्ट्स के लिए? खेलो इंडिया कैंपेन एंड गेम्स भी किए जाते हैं. सो हेयर इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. खेल नर्सरी स्कीम. सो स्कीम के अंडर primary aim is fostering sports development. So it would be focusing upon cultivating emerging sports talent among the youth. Haryana mein specifically we see ki youth is coming forward in participation of sports. So unko initial stages se support karna important hai. And स्पोर्ट्स नर्सरीज एस्टैब्लिश की जाएंगी गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में. सो दे विल बी गिविंग that support and boost from the very beginning through these institutions. And कल हमने बात करी थी कि even Delhi में भी how the police academy they are also providing those facilities to the athletes. And so it is not important कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा स्टेडियम्स कंस्ट्रक्शन पे. So additional creation पे नहीं, जो existing infrastructure है we have to focus on that, how that can play a complementary role. So we can say कि this becomes a part of even the national education policy also, जो vocational skills and sports पे और ज़्यादा focus किया जाएगा. सो टीम स्पोर्ट्स को इंडिया में जनरली जो हमारा माइंडसेट है कि उसको एज अ प्रोफेशन इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है, बट ऑफ लेट दैट इज आल्सो चेंजिंग, बट हैपनिंग एट अ स्लोअर पेस. तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड इसमें क्या है? खेलो इंडिया प्रोग्राम, ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। ये स्टेट ओन बॉडी है, तो फाइनेंस से सपोर्ट करने के लिए, ताकि स्पेशलाइज ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए स्पोर्ट डिसिप्लिन स्पोर्ट्स का एथलीट लोग के लिए। फिर खेल नर्सरी स्कीम, उसके अंडर में स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन दिया जाएगा, एथलेटिक टैलेंट स्पोर्ट्स नर्सरी इस्टेब्लिश किया जाएगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को नर्चर किया जाएगा इसके लिए। लंपी स्किन डिजीज बात कर लिए। How five men built fake tooth to doll both and national highway either side, और कलेक्ट होते गया पैसा उसमें से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद जियो टैग होना जरूरी है, जो भी टोल लोकेशन है, तो इलीगल टोल बूथ है कि नहीं है पता लग सकता है इससे। तो इसने बोला है कि एक और एक सफर सफर है क्या आखिर मानसी? So system for air quality and weather forecasting research, specifically this is they're working in Delhi to tackle the problem of air pollution. So it is more into research and जो AQI index है, air quality index formulation. In specific areas we'll have to look exactly. तो इसमें पहली बात की जा रहा है इंपॉर्टेंट एरिया से कि क्या क्या काम कर सकते हैं रिगार्डिंग द एयर पोल्यूशन। आर्टिफिशियल सक्सेसफुल होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में से लॉन्ग टर्म नहीं है।